दोस्तों, आज की हमारी कहानी है प्रशांत और अनु के नाम। हॉस्पिटल के गलियारे में मैं पागलों की तरह भागी जा रही थी। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी, बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली था, किसी भी याद से बिल्कुल खाली। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मगर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था। अचानक मैं किसी चीज़ से ज़ोर से टकराई। मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया और फिर मेरी आंखों के सामने भी अंधेरा आ गया। आंखें बंद करने से पहले जो मैंने देखा था उसमें उसी व्यक्ति का चेहरा था जिसने थोड़ी देर पहले मेरे सिर पर चोट की थी और जिससे मैं भाग रही थी। फिर से मैं उसी की गोद में गिर पड़ी। मुझे किसी के लगातार रोने की आवाज़ से फिर से होश आया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पास कोई लेटा हुआ है और लगातार मुझे छेड़ रहा है। अचानक मेरी आँख खुली, लेकिन दिमाग कुछ भी सोचने और समझने की क्षमता से वंचित था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे कुछ भी याद न हो, ना अपना नाम, ना अपनी पहचान और ना अपनी ज़िंदगी का कोई भी पल। मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन सिर में दर्द होने लगा और ऊपर से कोई लगातार रो रहा था। अचानक मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो वो एक छोटा सा बच्चा था जो बार बार मुझे अपने नन्हे हाथों से छू रहा था। मैं कुछ पलों तक उसे बिल्कुल खाली खाली नज़रों से देखती रही। ये बच्चा कौन था, किसका था और ये मेरे पास क्यों लेटा था? इससे पहले मैं कुछ और सोच पाती, मुझे किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। मैंने बच्चे से नज़र हटाकर सामने देखा तो वहाँ एक 30-35 साल का आदमी खड़ा था जो बहुत ही बेताबी से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी भावनाएं थीं। मैं अजीब ही हालत में फंस चुकी थी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे पहली बार देख रही हूँ। अचानक उसने मेरे पास से रोते हुए बच्चे को उठाया और उसके माथे को चूमने लगा, उसे प्यार से सहलाने लगा और फिर मुझे देखकर बोला, ये देखो अनीता, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, नहीं तो मुझसे ये संभाला नहीं जा रहा था। ये लगातार रो रहा था। अब जब तुम्हें होश आ गया है, अब तुम ही इसे संभालोगी। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना मैं भी जिंदा न रह पाता। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो मेरे पास आकर बैठ गया, बिल्कुल मेरे करीब। मैं अब भी उसे खाली खाली नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, कौन हो तुम और मैं कौन हूँ? तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैंने हकलाते हुए उस अजनबी से पूछा जो मेरा अपना होने का दावा कर रहा था। उसने अचानक अपने पास मुझे खींच लिया और कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ और इस बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। देखो मेरी आंखों में। उसने अचानक मेरी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखकर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। मैं विक्रम हूँ, अनु, तुम्हारा विक्रम, तुम्हारा पति। और ये बच्चा? अचानक उसने अपने गोद में रखे उस मुश्किल से 6 महीने के बच्चे को प्यार से देखा। यह हमारी मोहब्बत की निशानी है अनु, हमारा बेटा सूरज। और मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था। मैं बिल्कुल सपाट चेहरा और खाली खाली नज़रें लिए उसे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। अगर वो मेरा पति था और ये मेरा बच्चा था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इस इंसान को पहली बार देखा है। और ये बच्चा, ये मेरा कैसे हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर मैं इसकी माँ थी तो भले ही मेरी याददाश्त चली गई थी, फिर भी मुझे खबर होनी चाहिए थी कि ये मेरा बच्चा है। इसे देखकर मेरे दिल में ममता के भाव पैदा होने चाहिए थे, मगर मैं बिल्कुल भावशून्य, कभी उस व्यक्ति को देखती तो कभी उसके गोद में लेटे बच्चे को। अचानक मेरा सिर जोर से चकराया और मैंने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और कहने लगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। और इस बच्चे को भी ले जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही इस बच्चे को जानती हूँ। मैंने हताश होकर चिल्लाया और आंखें बंद करके लेट गई। दिमाग अब भी बिल्कुल खाली कागज की तरह था, जिस पर अतीत का एक भी शब्द अंकित नहीं था। थोड़ी देर तक मैं वैसे ही पड़ी रही, फिर आंखें खोली तो वो वहाँ से चला गया था और बच्चे को भी साथ ले गया था। मैं खाली कमरे को ताकने लगी और मेरे अंदर और भी अधिक खालीपन आ गया। तो क्या जो कुछ वो कह रहा था वो सच था? वो मेरा पति कैसे हो सकता है और मुझे उसके बारे में क्या नहीं पता? और वो बच्चा? मैंने अनायास ही उस बच्चे के बारे में सोचकर अपने पेट पर हाथ रखा। अगर वो बच्चा 9 महीने तक मेरे पेट में रहा था और अगर मैं सच में अपनी याददाश्त खो चुकी थी, फिर भी मुझे
उससे कुछ तो लगाव महसूस होना चाहिए था ना, लेकिन वो मेरे लिए पूरी तरह से अजनबी था। मुझे अचानक ही अपनी बेबसी पर रोना आया। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा तो मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी। न जाने मेरे साथ क्या हुआ था। ये कैसा हादसा था जो मेरी याददाश्त मिटाकर चला गया था। मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरी हस्ती सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया था और हर रिश्ता मेरे लिए अजनबी बन गया था। मैं यकीन करती भी तो कैसे करती। अगली बार जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में थी। वो बहुत ही विशाल और खूबसूरत कमरा था। मैं कुछ देर तक खाली खाली नज़रों से छत को घूरती रही। फिर जैसे ही मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू किया, मुझे अचानक से झटका लगा। मैं बेड से उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। एक पल के लिए मैं जैसे सकते में रह गई, क्योंकि कमरे की सामने वाली दीवार पर एक बड़ा सा फ्रेम टंगा हुआ था, जिसमें मैं दुल्हन बनी एक खूबसूरत पोज में खड़ी थी। और मेरे साथ खड़ा होने वाला कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी था जो मुझे अस्पताल में मिला था और जिसने खुद को मेरा पति बताया था। वो तस्वीर में मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहा था और मैं आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसे देख रही थी, मगर सिर्फ तस्वीर में। हकीकत में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरी ज़िंदगी मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने ही पति को पहचान नहीं पाई थी। मैं कितनी बदकिस्मत लड़की थी। अगर वो मेरा पति था तो यकीनन वो बच्चा भी मेरा ही होगा। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं बेचैन हो गई। मुझे अपने बच्चे को देखना था, उससे मिलना था। शायद हादसे ने मेरी सारी याददाश्त मिटा दी थी और मैं अपने बच्चे और अपने पति की मोहब्बत को उनकी आंखों में देख नहीं पाई थी और अनजान बन गई थी। इससे पहले कि मैं बेड से नीचे उतरती और नंगे पांव ही दौड़ती कमरे से बाहर जाती, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही पति था, जिसे मैं पहचान नहीं पाई थी। वो खूबसूरत और लंबी चौड़ी कद काठी वाला आदमी कदम कदम चलता हुआ मेरे करीब आ रहा था और मैं बिल्कुल स्तब्ध सी बेड पर बैठी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार था और बहुत गहराई थी। वो मेरे करीब आया, मेरे पास बैठा और मेरे बालों को मेरे कानों के पीछे सहेजते हुए कहने लगा, मेरी अनु को होश आ गया और यकीनन तुम जान गई होगी कि अब मैं तुम्हारे लिए अजनबी नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा अपना पति हूँ। ये कहते हुए उसने मेरे माथे पर किस किया, जिससे मेरे गाल तपने लगे। मैं बिल्कुल ट्रांस की स्थिति में उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस आदमी से ज़िंदगी में पहली बार मिल रही हूँ और किसी मर्द का स्पर्श मेरे लिए पहली बार हो। भला ऐसा भी होता है कि जिससे आप इतना प्यार करते हों, जो आपके लिए सब कुछ हो, वो अचानक आपके सामने आए और आप उसे पहचान ही ना पाओ, उससे अनजान बन जाओ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो कुछ देर मुझे ध्यान से देखता रहा और फिर कहने लगा, तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, वरना जिस तरह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था। तुम पूरे 3 महीने कोमा में रही थी और फिर तुम्हें होश आया तो कुछ भी याद नहीं था। और ये मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि तुम्हें मेरी मोहब्बत और चाहत भूल चुकी हो, मगर फिर भी मैंने शुक्र किया कि तुम जिंदा हो। खैर, बात अगर प्यार और मोहब्बत की है तो वो मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा दूंगा कि अतीत की सारी कमियां पूरी हो जाएंगी। इतने दिनों से तुमसे दूर था, अब खुद को संभालना मुश्किल हो गया है। तुम्हें पता है अनु, मैंने तुम्हें पाने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तुम्हारे घर वालों से, अपने घर वालों से, और फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाई है। और हमारी मोहब्बत की निशानी हमारा बेटा सूरज। वो पैदा हुआ तो तुम इस कदर खुश थी कि कह रही थी कि मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, और मैं तुमसे कहता था कि खुशकिस्मत तो मैं हूँ जिसे तुम मिली हो। अनीता, ये कहते हुए वो मेरे साथ प्यार भरी शरारतें करने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और मुझे यकीन सा होने लगा कि यही मेरा प्रेमी पति है, जिसे शायद मैंने कभी अतीत में प्यार किया था और जिसके नाम तक से मैं अभी तक अनजान थी। उसने जैसे मेरी आंखों के सवाल समझ लिए थे। कहने लगा, मैं तुम्हारा विक्रम हूँ अनु, इस नाम को अपने ताबीज की तरह गले में लटका लो ताकि तुम्हें कभी न भूले। ये कहते हुए उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी दीवानगी मेरी रगों में खून की गति को तेज कर रही थी। अचानक ही मेरे होंठों से सूरज निकला तो वो एकदम से रुक गया और कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, सूरज हमारा बेटा है और वो अभी सो रहा है, तो क्यों ना उसके जागने से पहले थोड़ा सा प्यार कर लें। मैं कितने दिनों से तरस रहा हूँ, तुम क्या जानो कि तुम्हारे बिना मैंने इस बिस्तर पर कैसे रातें काटी हैं। वो मेरे कानों में अपनी मोहब्बत का रस घोल रहा था
और मैं उसकी मखमली आवाज़ के नीचे दब गई थी। फिर उसने मुझसे अपनी दीवानगी भरी मोहब्बत का इजहार किया तो मेरा तन मन महकने लगा। उसकी गर्म सांसों में मैं भी पिघलने लगी थी। मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत खुश थी और संतुष्ट थी। विक्रम की संगति ने मुझे एक नई जिंदगी दी थी और मैं उसी जिंदगी में जीना चाहती थी। विक्रम और सूरज के साथ मैंने एक नई दुनिया बसा ली। वो मुझे हर बात याद दिला रहा था, हर उस जगह लेकर जाता जहां हमने कीमती समय बिताया था। मैंने उससे अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो वो उदास हो गया और अपनी नज़रें झुका लीं। उसे देखकर जैसे मेरा दिल कांप गया। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, क्या बात है विक्रम, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलो। उसने दुखी होकर सिर हिलाया और कहा, आई एम सॉरी अनु, मैं तुम्हें ये खबर देना नहीं चाहता था क्योंकि तुम पहले ही बहुत सदमे में थीं, लेकिन सच्चाई को तुमसे छुपाना भी एक बड़ी ज्यादती होगी। असल में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी के बाद अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। जब उन्होंने तुम्हारे हादसे की खबर सुनी तो पहली फ्लाइट से मुंबई आ रहे थे, लेकिन फ्लाइट क्रैश हो गई और विक्रम ने बात को अधूरा छोड़ दिया और मैं पूरी तरह से ज़मीन पर बैठती चली गई। अपने बाल मुट्ठियों में भींच लिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। विक्रम ने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरा सिर चूमते हुए कहने लगा, अनु, काश मैं तुम्हारा ये दर्द हल्का कर सकता, मगर मेरी जान, मेरे पास और कोई चारा नहीं था तुम्हें बताने के अलावा। बस हिम्मत से काम लो। वो मेरा गाल चूमने लगा, फिर मेरा माथा चूमते हुए कहने लगा, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारे अंदर से हर गम निकाल लेता। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वक्त के साथ तुम संभल जाओगी। मैंने उसका सीना थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कितनी बदनसीब लड़की थी जिसे अपने माँ बाप की शक्ल तक याद न थी। मैं अपने माँ बाप के गम से पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन विक्रम ने मुझे संभाल लिया था। वो मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखता जैसे छोटे बच्चों का रखा जाता है। मैंने उससे जिद की कि मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है, शायद मुझे कुछ याद आ सके। विक्रम ने कहा, वो लोग कोलकाता में रहते थे, मैं तुम्हें जल्द ही वहाँ ले चलूँगा, तुम परेशान मत हो। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, तो वो कहने लगा, मैंने तुमसे शादी उनकी जिद करके की थी, इसलिए वे मुझसे नाराज़ हैं। वे यहीं मुंबई में रहते हैं। मैं जल्दी ही उनसे अपनी नाराज़गी दूर कर दूँगा और तुम्हें वहाँ ले चलूँगा। मैंने उसकी बात पर सिर हिला दिया। अब मुझे विक्रम की हर बात पर यकीन होने लगा था। मैं सूरज और विक्रम के साथ खुश रहने लगी थी। विक्रम सुबह काम पर जाता और रात को वापस आता। जब मैं उससे पूछती कि क्या काम करते हो, तो उसने बताया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर की नौकरी करता है। मैंने महसूस किया कि सूरज मुझसे कुछ दूरी बनाए रखता है, लेकिन फिर सोचती कि मैं 3 महीने तक उससे दूर रही थी, शायद इसीलिए वो मुझसे अनजान है। मैं उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती थी, उसका हर समय ध्यान रखती। ज़्यादातर समय घर में रहने वाली आया ही उसे संभालती थी। वो उसके पास बहुत खुश रहता था। वो 30 साल के करीब एक साधारण सी लड़की थी जो मेरा, विक्रम का और सूरज का बहुत ख्याल रखती थी। सूरज उससे इतना घुला मिला था जैसे वो उसकी सगी माँ हो। मैं कभी कभी उससे पूछती तो वो मुस्कुरा देती और कहती, मैडम जी, मैंने ही आज तक सूरज को संभाला है, क्योंकि आप तो 3 महीने तक बेहोश थीं, इसीलिए अब ये मुझे माँ समझने लगा है। वो मुस्कुराकर कहती और मैं भी मुस्कुराने लगती। समय यूं ही बीतने लगा था और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट रहने लगी थी। कभी कभी मुझे अपने अतीत को लेकर बहुत परेशानी होती थी और मैं चीखने चिल्लाने लगती। मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो गया है, और फिर विक्रम ही मुझे संभालता था। जब मैं रात के समय किसी बुरे सपने से जागती और चिल्लाने लगती तो वो मुझे अपने सीने से लगा लेता और मेरे सारे डर दूर हो जाते। मुझे बड़े ही अजीबोगरीब से सपने आते थे जिनमें विक्रम कहीं नहीं होता था, बल्कि अजीब तरह के लोग होते थे जिन्हें मैंने आज तक नहीं देखा था। अब मैंने विक्रम से जिद करनी शुरू कर दी कि मुझे कोलकाता जाना है, मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। आखिर कोई तो होगा ना जिससे मिलकर मुझे अपनापन महसूस हो, या कोई याद मेरे मन में ताज़ा हो जाए। और आखिरकार मेरी जिद की वजह से विक्रम मुझे कोलकाता ले गया। वो मुझे एक घर पर लेकर आया जिस पर ताला लगा हुआ था। उसने एक चाबी से ताला खोला तो मैं बहुत बेचैनी से अंदर गई। विक्रम ने कहा था कि ये तुम्हारा घर है जहाँ तुम रहती थीं। मैंने उस घर की दीवारों पर अपने हाथ फेरे, सारे कमरों में घूम कर आई। वहाँ कुछ तस्वीरें थीं जिनमें मैं हंसती मुस्कुराती हुई लग रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप की तस्वीर भी उनके कमरे में टंगी थी, जिसे मैं बहुत देर तक देखती रही और उसके ऊपर उंगलियां फिराती रही। जाने क्यों मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा नहीं हो रहा था। सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। शायद मेरी यादों ने मेरे जज्बात और मेरे एहसास भी छीन लिए थे।
मैंने उन तस्वीरों को वापस रख दिया और विक्रम से कहा, मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। विक्रम ने मुझे अपने साथ लगा लिया और कहा, काश मैं तुम्हारे हर गम का इलाज कर सकता, लेकिन ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके साथ ही हमें जीना पड़ता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, मगर मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने कहा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं भला तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो, वरना अब तक तो मैं मर चुकी होती। उसने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक मेरे साथ जीना है। फिर वो मुझे वापस मुंबई ले आया, मगर इस बार हम अपने घर की बजाय किसी और घर जा रहे थे। मैंने हैरानी से विक्रम से पूछा तो उसने कहा, मेरे माँ बाप तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने मन में फैसला कर लिया कि अब मैं इन्हें ही अपना माँ बाप मानूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नहीं रहे। विक्रम मुझे अपने घर ले गया। विक्रम की माँ मुझसे बहुत अच्छे से मिली थी। उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया और कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा। बिना शक तुम्हारे लिए तो विक्रम किसी भी हद तक जा सकता था, और देखो उसने तुम्हें पाकर ही दम लिया। मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी। मुझे विक्रम की बातों पर हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके लहजे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वे मुझसे मिलकर बहुत खुश थे और मैं भी खुश थी। मुझे अपनी किस्मत पर भी गर्व हो रहा था कि मुझे विक्रम जैसा पति मिला, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे एक आंसू पर तड़प उठता है। मुझे अपना आप हवा में तैरता हुआ लग रहा था, लेकिन सूरज की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि वो मुझसे बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पा रहा था और हमेशा काजल के साथ ही लगा रहता। काजल भी सूरज से इतनी घुली मिली थी जैसे वो वास्तव में उसका ही बेटा हो। अब मैंने सूरज को अपने ही कमरे में सुलाने का फैसला किया, ताकि मैं अपने बेटे से नज़दीकियां बढ़ा सकूं और उसे खुद से घुला मिला सकूं। हालांकि विक्रम ने कहा था कि तुम उसे काजल के पास ही छोड़ दो, क्योंकि वो उसी के साथ खुश रहता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ, अगर वो मुझे तंग भी करेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उसे खुद संभाल लूँगी। विक्रम की बात भी सही थी, क्योंकि सूरज मेरे पास सोता ही नहीं था। जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगता तो अचानक काजल कमरे में आ जाती और कहती, बीबी जी इसे मेरे पास छोड़ दें, ये आपको परेशान कर रहा है, ये मेरे साथ ही सो जाएगा, आप आराम से सो जाएं। वो जैसे आग्रह करती और मैं चाह कर भी सूरज को उसके हवाले कर देती। न जाने सूरज को क्या हो गया था कि वो अपनी माँ को पहचानने से ही इनकार कर रहा था। विक्रम मुझे तसल्ली देता और अपने साथ लिटा लेता। वो कहता, आजकल के बच्चे माँओं से ज़्यादा घर में काम करने वाली आया से घुल मिल जाते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि माँ तो तुम ही हो उसकी। लेकिन न जाने क्यों मुझे हर समय एक बेचैनी घेरे रहती। ऐसा लगता था जैसे मैं अपने असली रास्ते से भटक गई हूँ और ज़बरदस्ती किसी और दिशा में घूम रही हूँ। कभी कभी मैं इतना सोचती कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता और मैं चक्कर खाकर फर्श पर गिर जाती, बेहोश हो जाती। बेहोशी की हालत में मुझे अजीबोगरीब मंजर दिखाई देते जो मेरी समझ से परे होते। उनमें न विक्रम होता, न सूरज, न कोई और, बस कुछ अजनबी लोग होते जो मुझे दूर से आवाज़ें दे रहे होते। और हैरानी की बात यह थी कि वे मुझे किसी और नाम से बुलाते थे। एक धुंधला सा चेहरा भी याद आता जो मेरा नाम पुकारते हुए बेकरारी से मेरे पीछे पीछे आता है, और मैं अपने दिमाग पर जोर देकर उस धुंधले चेहरे को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उस चेहरे को पहचान नहीं पाती। एक रात ऐसा ही सपना आया और मैं अचानक उठ बैठी। सपने में कोई मुझसे बहुत ही बेकरार होकर कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और जो चेहरा मेरे सपने में आया था वो चेहरा विक्रम का हरगिज भी नहीं था। फिर कौन था जो मेरे लिए इतना ज़्यादा बेचैन था? मुझे याद करने से भी वो चेहरा याद नहीं आ रहा था। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था, वरना वो मेरे जागने से तुरंत जाग जाता था। मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर नीचे लॉन्ज में जाने लगी। लॉन्ज में हल्का अंधेरा था। इससे पहले कि मैं लाइट जलाकर फ्रिज की ओर जाती, मुझे किसी की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा हो। मैं अनचाही दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी। आखिर काजल इस वक्त जाकर क्या कर रही थी और किससे बातें कर रही थी? मुझे जिज्ञासा ने घेर लिया और इसी जिज्ञासा ने मुझ पर हकीकतों के कैसे दरवाजे खोल दिए थे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। काजल शायद अपने पति से बात कर रही थी। वो कह रही थी, मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। सूरज के पापा, आपको पता है विक्रम साहब बहुत गुस्से वाले हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने मेम साहब को कुछ भी बताया तो वो मुझे जान से मार डालेंगे।
और मुझे यकीन है वो मुझे सचमुच मार देंगे। वो बहुत जालिम है। अब तुम ही देखो ना, एक मासूम लड़की को कैसे उन्होंने कैद कर रखा है, उसे अपनी पत्नी बना रखा है। उसकी याददाश्त क्या गई। विक्रम साहब ने तो उसे एक नई कहानी ही सुना दी है। सूरज को भी उसका बेटा बना दिया है। मैं तो अपने सूरज को किसी को छूने बिना दूं, मगर मजबूरी है, क्या करूं। ये कहते हुए उसने सूरज का माथा चूमा। मैं खिड़की के सुराख से देख रही थी और मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। ये सब मैं क्या सुन रही थी। इतना बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ। इससे पहले कि मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ती, मैंने जल्दी से किसी चीज का सहारा लिया, मगर फिर भी नीचे गिर पड़ी। खिड़की के पास रखा गमला फर्श से टकराकर टूट गया और आवाज से काजल एकदम हड़बड़ा गई। मगर शायद वो मुझसे ज्यादा घबराई नहीं थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कमरे में घुस गई। दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो एकदम से बोली, बीबी जी आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए। उसे लगा शायद मैं सूरज को लेने आई हूँ, मगर मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ जो तुम फोन पर कह रही थी। मुझे सच बताओ कि हकीकत क्या है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और विक्रम मेरा क्या लगता है। काजल मेरी बातें सुनकर बिल्कुल सांस लेना भूल गई थी। मैंने कहा, देखो काजल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है ना, तो मुझे सब सच बता दो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं सूरज को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी। तुम्हें इस घर से भी निकलवा दूंगी, क्योंकि विक्रम तो मेरी हर बात मानेगा, मगर वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेगा। ये कहते ही मैंने सूरज की ओर झपट्टा मारा और वो एकदम से रोने लगी। उसने सूरज को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, माफ़ कर दो बीबी जी, हम गरीब लोग हैं। विक्रम साहब ने हमें इस ड्रामे का हिस्सा बनाया। मैं तो विक्रम साहब के माँ बाप के घर में काम करती थी और शुरू से ही विक्रम से डरती थी, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से वाले थे, बहुत ही भावुक। उनके माँ बाप भी उनके लिए परेशान रहते थे। उन्हें एक लड़की से इश्क हो गया था, मगर वो लड़की उन्हें घास तक नहीं डालती थी। मैं अक्सर सुनती थी कि विक्रम उस लड़की को पाने के लिए उसके घर तक गया था। जब उसे पता चला कि उस लड़की की सगाई हो चुकी है और वो बहुत जल्द अपने मंगेतर के साथ विदा होने वाली है, तो विक्रम साहब तो बिल्कुल पागल हो गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डालें। एक दिन वो शराब पीकर घर से निकले और फिर काफ़ी समय तक वापस नहीं आए। जब 3 महीने बाद घर वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बच्चे को लेकर मेरे फ्लैट में आ जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। खबरदार, जो तुमने अनु को सच्चाई बताने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। और मैं तो गरीब थी, मजबूर थी। अगर उनकी बात न मानती तो वो मुझे मार डालते, इसलिए मुझे मानना पड़ा। मगर आप पर बड़ा तरस आता है जी, कैसे विक्रम साहब ने आपको बेवकूफ़ बना रखा है। शायद आप ही वो लड़की हैं जिसके लिए वो पागलपन की हद तक जाने को तैयार थे। और मैंने तो यही सुना था कि आप अपने मंगेतर के साथ कहीं जा रही थीं और विक्रम साहब की गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई। न जाने आपके मंगेतर का क्या हुआ, मगर आपके सिर में गहरी चोट आई थी और आप अपनी याददाश्त खो बैठी थीं, और इसी चीज़ का फ़ायदा विक्रम ने उठाया। काजल के मुंह से सच्चाई सुनकर मेरे दिमाग में बम धमाके होने लगे थे। इतना बड़ा मजाक मेरी ज़िंदगी के साथ इस इंसान ने किया था। अचानक मुझे उससे नफरत होने लगी थी, बल्कि मुझे अपने आप से भी घिन आने लगी थी। उस इंसान ने मुझे धोखे में रखकर मेरे जज्बातों के साथ खेला था, मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया था। मुझे विक्रम से नफरत महसूस हुई थी, और जो सपने में मुझे नजर आते थे दरअसल वही मेरे अपने थे। और प्रशांत मुझे बार बार पुकारता था, अनु अनु कहता था। वही तो था मेरा मंगेतर। क्या वो जिंदा था या मर गया? और मेरे माँ बाप कौन थे? इन सब सवालों के जवाब मुझे बस एक ही तरीके से मिल सकते थे। काजल मेरे पाँव में गिर गई, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, भगवान के लिए विक्रम साहब को कुछ मत बताना। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने काजल के दोनों हाथों को थाम लिया और कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे तसल्ली देकर मैं वापस कमरे में आई और बिस्तर पर लेट गई। मुझे अब उस इंसान से घिन आ रही थी जिसने मेरे पति होने के दावे किए थे। सामने फ्रेम में लटकी तस्वीर पर भी मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि वो भी इस ड्रामे का हिस्सा थी। रात यूं ही मेरी आंखों में कटी। सुबह होते ही मैं जल्दी से उठी और बाहर चली गई। विक्रम मेरे पीछे पीछे चला आया। उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, अपने पास खींचते हुए कहने लगा, क्या बात है मेरी जान, आज मूड ऑफ लग रहा है? क्या फिर से कोई सपना देखा था? मुझे क्यों नहीं जगाया? वो मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। मैंने धीरे से उसे खुद से दूर किया, क्योंकि मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी, मगर होंठों पर मुस्कान सजाकर कहा,
कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। तुम तो सारा दिन घर पर होते नहीं हो और मैं बोर रहती हूँ। मुझे जाते हुए वहाँ छोड़ देना। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया। मैं ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में बैठकर विक्रम के माँ बाप के घर आ गई। मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और ना ही कभी मुझे ज़रूरत महसूस हुई थी। जब विक्रम मुझे छोड़कर चला गया तो मैं उसकी मम्मी के पास बैठ गई। जो भी था, विक्रम की माँ एक काफ़ी मिलनसार औरत थी। मुझे काफ़ी देर गौर से देखती रही, फिर कहने लगी, विक्रम मेरा बेटा बहुत ही जज्बाती है। जिसको एक बार पसंद कर ले उसे पाकर ही रहता है। हालांकि मैंने उसे बहुत मना किया था कि अनु के घर वाले नहीं मान रहे तो तुम बाज आ जाओ, मगर ना जाने उसने 3 महीने में ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जादू चलाया तुम पर कि तुम उसकी हो गई। मैं मुस्कुरा रही थी और मुझे अंदाजा हो गया था कि विक्रम की माँ भी उसकी चालों से बेखबर हैं। अचानक से मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो परेशान हो गई। मैंने कहा, आप नहीं जानती कि विक्रम ने मुझे कैसे पाया है, आप नहीं जानती। और वो हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से उसने मेरी याददाश्त के चले जाने का फ़ायदा उठाया। वो मुंह खोले मुझे देख रही थी, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। कहने लगी, मुझे अपने बेटे से इस हद तक पागलपन की उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा कि मैं विक्रम को पुलिस के हवाले करना नहीं चाहती और ये मामला पुलिस में जाए बिना सुलझ जाए तो अच्छा है, और इसके लिए मुझे मेरे असली माँ बाप के घर छोड़ आइए। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती जिसने धोखे से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई। फिर कहने लगी कि विक्रम तो तुम्हारे बिना मर जाएगा। मैंने कहा कि अगर मेरे साथ रहेगा तो मैं उसे मार दूंगी। आप फैसला करें, आपके हाथ में है। और वो एकदम से खामोश हो गई। फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे घर वालों का पता करवाती हूँ, तो मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। मैंने कहा, फिर मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। मुझे उस घर वापस नहीं जाना। मुझे आपके बेटे के पास एक पल के लिए भी नहीं रहना। आप कोई भी बहाना कर दें। रात को विक्रम मुझे लेने आया तो उसकी माँ कहने लगी कि अनु कुछ दिन यहीं रहेगी। विक्रम बेटा, इसका दिल यहाँ लग गया है। वैसे भी तुम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में विदेश जा रहे हो, तब तक अनु हमारे साथ रहेगी। विक्रम कहने लगा, नहीं, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अनु के बिना एक पल नहीं रह सकता। मगर उसकी मम्मी ने जिद की कि अनु के लिए अभी सफ़र ठीक नहीं। मैं भी एकदम से उठ बैठी, अपना सिर पकड़ लिया। मैंने कहा, विक्रम, मम्मी सही कह रही हैं, कुछ ही दिनों की तो बात है। तुम वापस आ जाओगे तो मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जहाज में बैठूंगी तो फिर से किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगी। और अचानक से मैं रोने लगी। विक्रम जल्दी से मेरे पास आया, मेरे आंसू साफ किए, मेरा माथा चूमा और कहने लगा, मैं तो भूल ही गया था, मुझे माफ़ कर दो, मगर क्या करूं, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि कभी कभी अपनों से दूर रहना पड़ता है, मजबूरी में ही सही। और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। मैंने विक्रम की माँ से कहा कि मुझे अभी और इसी वक्त अपने घर जाना है, भगवान के लिए मुझे ले चलिए। वो बेबसी से मुझे देखती रहीं। कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने कहा कि मैं भी आपके बेटे को कभी माफ़ नहीं करूंगी, और अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो उसकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगी, उसे जेल में सड़ना पड़ेगा। क्या आपको अपने बेटे की ज़िंदगी प्यारी नहीं? मैंने उन्हें धमकी दी तो वो खामोश हो गई। अगले ही दिन वो मुझे गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गई। मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी। मैं जल्द से जल्द अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, जिनसे मैं इतने समय से दूर रही। न जाने उनका क्या हाल होगा। और मेरा मंगेतर, क्या वो जिंदा होगा? अगर जिंदा ना हुआ तो? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। इतने में वो मुझे एक बड़े से गेट के सामने ले गई। मैं जल्दी से उतरी और भागती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। दिमाग में अतीत की झलक से उभर रही थी। ये गेट, ये घर मेरे लिए कुछ जान पहचान वाला था, मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने हाथ फेरा तो खुशी की एक लहर मेरे अंदर तक दौड़ गई थी। मुझे लगा था कि मेरे एहसास मेरी याददाश्त के साथ वापस जा चुके हैं, मगर ऐसा नहीं था। मेरे एहसास जिंदा थे, उन चीज़ों से जुड़े जो मेरी अपनी थीं। मैंने घंटी पर हाथ रखा तो मेरा दिल भी धड़कने लगा। अचानक ही गेट खुला तो 60 साल का एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। कुछ पल मुझे देखता रहा, जैसे उसे यकीन न हो कि वो क्या देख रहा है। फिर मेरे चेहरे को अपने हाथों से छूने लगा। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। यकीनन वो मेरे पापा थे। मैं उनके सीने से लग गई और रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगे, अनुपमा मेरी बेटी, मेरी जान, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल जल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वो मुझे घर के अंदर ले गए।
विक्रम की मम्मी भी घर के अंदर आ गई। मेरी माँ किचन से भागती हुई आई और पागलों की तरह मेरा चेहरा चूमने लगी। कहने लगी, मेरी अनुपमा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उनके सीने से लग गई। विक्रम की माँ बोल पड़ी और सब कुछ बता दिया। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि विक्रम ने क्या खेल खेला था। उसने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर मुझे वहाँ से निकाला और गाड़ी दूर खाई में जा गिरी थी और तबाह हो गई थी। उसे आग लग गई और एक जली हुई लाश भी साथ में रख दी ताकि मेरे माँ बाप को यकीन हो सके कि वो मैं ही थी। आखिर वो इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? मुझे पहले से ज़्यादा उससे नफरत महसूस हुई। विक्रम की माँ ने सबसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं वादा करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भी दोबारा अनुपमा को तंग नहीं करेगा। हम उसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। ये घर मुझे अपना अपना सा लग रहा था। बार बार अतीत की कोई याद मेरे दिमाग में आती और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। अचानक एक खूबसूरत सा लड़का मेरे सामने आ गया। कुछ देर तक वो मुझे देखता रहा, बिल्कुल ट्रांस जैसी हालत में। फिर एक आंसू उसकी आंख से गिरा। कहने लगा, अनु, मार ही डाला था तुमने मुझे। मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने तुम्हारे लिए कितनी दुआएं की हैं कि काश तुम वापस लौट आओ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं था कि वो लड़की तुम थी जिसकी लाश वहाँ से मिली थी। और देखो, आज तुम मेरे सामने खड़ी हो, बिल्कुल जिंदा, सही सलामत। वो पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ा और मुझे बेख्तियार चूमने लगा। मेरा दिल भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। बेशक ये वही मोहब्बत थी जो मेरे अंदर उसके लिए मौजूद थी और मेरी मोहब्बत की याददाश्त नहीं खोई थी। मैंने उसके सीने में सिर छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगा, मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनने की कोशिश की। एकदम से मैंने कहा, प्रशांत, तुम प्रशांत हो ना? देखो, मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया। न जाने मैं पहले कैसे भूल गई थी और कैसे उस लड़के के जाल में आ गई थी। उसकी मोहब्बत पर मैंने यकीन कर लिया और फिर अचानक ही एक झटके से मैं प्रशांत से दूर हुई थी। मेरी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जो कुछ विक्रम ने मेरे साथ कर दिया था, उसके बाद प्रशांत मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अब मैं पहले की तरह अनछुई नहीं थी, बल्कि विक्रम ने मुझसे एक पत्नी बनाकर अपने साथ रखा था, मेरे साथ शारीरिक रिश्ता बनाया था। मेरी हरकत पर प्रशांत हैरान था। कहने लगा, अनु, क्या हुआ? और मैंने रोते हुए प्रशांत को बता दिया कि प्रशांत, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। इतने दिनों तक विक्रम ने मेरा फ़ायदा उठाया है। मेरी बात सुनकर प्रशांत की आंखों में खून छलकने लगा था। उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। एक बार मैं फिर से रोने लगी। प्रशांत का बस नहीं चल रहा था कि विक्रम का गला दबा दे या उसे मार दे। वो मेरे करीब आया, मेरी आंखों में आए आंसू साफ करने लगा, फिर मेरे माथे को चूमते हुए कहने लगा, तुम अब भी मेरे लिए पहले वाली ही अनु हो, मेरी मोहब्बत, मेरी पवित्र मोहब्बत। तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उसके चलते मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा? अनु, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि विक्रम ने तुम्हारे और मेरे साथ धोखा किया था। प्रशांत कहने लगा, वो हमारे पीछे जरूर आएगा और मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं उसे एक एक बात का बदला लूंगा। मैंने प्रशांत की ओर देखा और कहा, तुम पहल नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। अगर वो मेरे पीछे नहीं आया तो तुम कभी उसके पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि उसकी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। प्रशांत कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, पता है 3 महीने मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं। अगर तुम अब भी नहीं आती तो मैं वाकई मर जाता, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझ पर बहुत तंग थी और बहुत जल्द अब हम शादी करने वाले हैं। उस दिन हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि नशे में धोते एक लड़के की गाड़ी हमारी गाड़ी से जोर से टकराई थी और हमारी गाड़ी उलटने लगी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मैं गाड़ी से बाहर निकल गया, लेकिन गाड़ी खाई में गिर चुकी थी और मैं बिल्कुल बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मालूम हुआ कि गाड़ी में आग लग गई है और एक लड़की की झुलसी हुई लाश बरामद हुई है। किसी ने उस लड़की को तुम्हारे कपड़े पहना रखे थे, मगर न जाने मुझे क्यों यकीन नहीं आया कि वो तुम हो। मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा, कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मम्मी डैडी कह रहे थे कि तुम मर चुकी हो, मगर मुझे यकीन नहीं था कि मेरी अनु मर सकती है। और देखो, आज मेरा यकीन मेरी आंखों के सामने है। उसने मेरा माथा चूमा और मैं उसकी मोहब्बत की शिद्दत से अंदर तक तर हो गई थी। उसने कहा कि मैं अब एक लम्हा भी बर्बाद नहीं करूंगा और कल ही तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैं भी तो यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं प्रशांत की संगत में आ जाऊं, ताकि मुझे इस विक्रम नामी बला से छुटकारा मिले। और फिर 2 दिन के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई। मैं प्रशांत के संग विदा हो गई।
उसी रात हमारे दरवाजे पर कोई आया था। उसने हवाई फायरिंग की थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। विक्रम को पता हो चुका था कि वो आ चुका है, मगर प्रशांत ने कहा कि वो गीदड़ आ चुका है और मैं अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, उससे पूरा बदला लूंगा। ये कहते ही प्रशांत गुस्से में भरकर बाहर चला गया और मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। न जाने अब क्या होगा। अचानक ही पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो विक्रम पागलों की तरह बेकाबू हो चुका था। मेरा नाम पुकारे जा रहा था, कह रहा था कि वो मेरी बीवी है, मैं उसे लेने आया हूँ, हमारा एक बेटा भी है। मगर पुलिस ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और उसे हथकड़ियाँ पहनाकर ले गई। यकीनन प्रशांत ने ही पुलिस को फ़ोन किया था। प्रशांत कमरे में आया तो मैं डरी सहमी सी बैठी थी और ज़ोर से उसके सीने से लग गई। वो कहने लगा, अब तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उस पर एक लड़की के खून का और इल्ज़ाम है और तुम पर इतने दिनों तक जुल्म करने का भी। वो अब आसानी से जेल से नहीं निकलने वाला। मैं तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाऊंगा जिसने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर करने की कोशिश की। ये कहते हुए प्रशांत ने मुझे मोहब्बत से देखा और फिर पूरी शिद्दतें मुझ पर लुटाने लगा। मैं भी पूरी तरह से खुद को उसकी मोहब्बत के हवाले कर चुकी थी। मेरा जिस्म, मेरी रूह प्रशांत की मोहब्बत को पहचानती थी और उसे कबूल करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी प्रशांत और अनु के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।